आज का इशू हमारा है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड के इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान की जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, व्हाट हैपन इन द हिस्ट्री एंड हाउ आवर इकोनॉमी रिमेन्ड at the doldrums and it remained dependent on other economies. For that we need to see some history और वो हिस्ट्री मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगा। It is not in the written form, but I am going to explain it verbally. अब सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए आपको जाना पड़ेगा दोबारा, जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं। So when you got inception in 1947, so in 1947 you were having early issues। अब अर्ली चैलेंजेस कौन से थे आपकी इकोनॉमी के लिए? शुरू में एट द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जो सेपरेशन है फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट और इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास कुछ अर्ली जो थे वो चैलेंजेस थे। कौन से चैलेंजेस थे? लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, अब आपको पता है कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल बेस जो था वो मोस्टली उन एरियाज में था जो कि इंडिया के पास चले गए। दूसरा आपके पास क्या था? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या था? लीडरशिप वैक्यूम। और चौथा आपके पास था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और पांचवा आपके पास था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कि आपको पता नहीं लग रहा था आपने जो चार्टर है इकोनॉमी का वो किन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स पे ड्राइव करना है। और उसके बाद आपके पास क्या था? सिक्योरिटी डिलेमा। अब ये चीजें आपके पास थी एट द इंसेप्शन। नाउ फास्ट फॉरवर्ड इन दिस डेकेड 1960 टू 1970, ये हमने बात की अर्ली चैलेंजेस इन 1947 टू 1958। आफ्टर 1958 वी गॉट मार्शल लॉ। और आपके पास कौन आता है? आपके पास आता है अयूब खान। अब जो इरा ऑफ अयूब खान है वो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है, जो पोस्ट पार्टीशन मैंने एक्सप्लेन किया था। और उसमें मैंने आपको उसके इकोनॉमिक जो उसकी इम्प्रूवमेंट्स थी, जो वो इकोनॉमिक एक चेंज लेके आया था इकोनॉमी के अंदर, वो भी मैंने आप सबको बताया था। अब ये जो अयूब का एरा है, दैट कोइंसाइड्स विद फेवर्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान। नाउ व्हाट डज इट मीन? अब आपके पास जो था अयूब खान एक आया, जब मार्शल आया, ठीक है, तो वो एक आपके पास लेके आया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी चीज वो लेके आया कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन इट्स पॉलिटिकल इश्यूज, वो एक अलग चीज है कि वेदर इट वाज गुड और वेदर इट वाज बैड, हम उस पे नहीं जा रहे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्योर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में जब अयूब खान का रहा है तो आपके पास ये दो चीजें थी। ठीक है, और ये कोइंसाइड कर रहा था ग्लोबल इन्वायरमेंट विच इज फेवरेबल फॉर पाकिस्तान, विच वाज फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। अब इसके अंदर कौन सी चीजें थी? आपके पास था जो कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर चल रही थी, और अगर आप इस सब कॉन्टिनेंट की बात करें जिसमें पाकिस्तान भी है और ये पूरा इंडिया के साथ, ठीक है, और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो मेन इश्यूज आएंगे यहाँ पे, अब इस पूरे एरिया में एक आपके पास ईरान था, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ईस्ट एशिया के अंदर देखेंगे तो ईस्ट एशिया के अंदर जो था वो वॉर्स चल रही थी, वो क्राइसिस चल रहे थे। ठीक है, डिफरेंट क्राइसिस हैं। वियतनाम वॉर चल रही थी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट की लड़ाई चल रही थी। इंडिया जो था वो मोस्टली जो था वो सोशलिस्ट था। ठीक है, एंड नॉट ओपन टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास तो चाइना था,
वो भी आपके पास क्लोज था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। एंड इन दिस टाइम इट वाज ओनली पाकिस्तान which was open for international investment. And hence, we got political stability, we got continuity of policy, and hence, investment poured in Pakistan. अब पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आती है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट मीन्स, तो पाकिस्तान को जो ये डेकेड है, इसको कहते हैं डेकेड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इवन 10% जो है वो प्लस कर जाती है, आपका जो ग्रोथ रेट होता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो उसका नुकसान होता है, इसका जो पिटफॉल था, वो ये था कि इसकी अनइवन जो थी वो ग्रोथ थी आपकी सेक्टर की। और इसके अंदर ओनली अ हैंडफुल ऑफ फैमिलीज, ओनली अ हैंडफुल ऑफ फैमिलीज गॉट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है। अब इसके बाद जब ये एरा खत्म होता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे जो डेवलपमेंट आई है, वो आपके पास आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो इंक्रीज करती है। दूसरी चीज पे आपका जो केनाल सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। आपको पता हो कि इसके अंदर आपने डैम बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद आपकी जो है वो इंडस्ट्रियल सेटअप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेटअप आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है और स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपका जो गारमेंट्स होता है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो कॉटन इंडस्ट्री है वो काफी हद तक जो है वो इस्टेब्लिश करती है। इसके अलावा आप जो इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटोमोबाइल्स की, उसको भी लाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। अब ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री आ जाती है, मोस्टली ये इंडस्ट्रीज आपके पास आके आपको वर्क करना शुरू कर जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाती है। उसके बाद 1970 के बाद आपको पता है कि क्या होता है, 1971 टू 1977। अब इसके अंदर दोबारा जो है वो क्राइसिस रिडन, इसको मैं कहूंगा क्राइसिस रिडन इरा। अब क्राइसिस रिडन इरा कैसे आता है? सबसे पहले होता है बंगाल डिबेकल। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो हाफ रह जाती है, क्योंकि हाफ वॉज शिफ्टेड टू बांग्लादेश, और वो भी आपका इंडस्ट्रियल हब होता है एट दैट टाइम। इसके बाद जो आपके पास भुट्टो की पॉलिसीज आती हैं, भुट्टो की आपकी सोशलिस्ट पॉलिसीज। अब इन सोशलिस्ट पॉलिसीज के अंदर आप क्या करते हैं, आप चीजों को नेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। जब आप चीजों को नेशनलाइज करते हैं, तो आपके पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, भाई लोग आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, उनका अपना फायदा लेने के लिए आएंगे कि उनको यहाँ से कुछ मिले और वो कुछ बाहर वापस लेके जाएं। लेकिन जब आपने चीजों को नेशनलाइज किया, तो जो एफडीआई थी वो आना बंद हो गई। ठीक है। और दूसरी साइड पे आपने क्या किया, आपने जो है वो अब्रोड जो आपकी लेबर थी वो जाने लग गई। ठीक है। आपने लेबर को एक्सपोर्ट कर दिया और इससे आपकी जो रेमिटेंसेस थे वो इंक्रीज हो गए। अब ये इस इरा के अंदर हुआ, आपके रेमिटेंसेस इंक्रीज हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई। लेकिन जब रेमिटेंसेस इंक्रीज करते हैं, तो इससे जो आपका जो एक्सटर्नल बर्डन होता है, आपका जो क्राइसिस होता है कि आपने डॉलर्स कहाँ से जनरेट करने हैं, वो आपको रेमिटेंस के फॉर्म में आ रहे होते हैं। लेकिन रिमेंबर कि ये रेमिटेंस आपकी जो है वो रो रो लेबर की फॉर्म में होती है। कोई हाई स्किल्ड लेबर आप एक्सपोर्ट नहीं करते, आप एक लो स्किल्ड और एक बेसिक लेवल ऑफ लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और मोस्टली कहाँ पे जाती हैं? मुस्लिम कंट्रीज की तरफ जाती हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जाती हैं। इसके बाद अब जब भुट्टो की सोशलिस्ट पॉलिसीज आती हैं, तो आपका डोमेस्टिक आप नेशनलाइज करते हैं। जब आप डोमेस्टिक नेशनलाइज करते हैं, तो रिमेंबर के आपका जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, उसमें जो आप अगर हर चीज को नेशनलाइज करने लग जाएंगे, तो आपकी जब स्टेट आ जाएगी बिजनेस करने, ठीक है, तो स्टेट का बेसिक एम होता है वेलफेयर प्रोवाइड करना। अब स्टेट जो है वो बिजनेस नहीं कर सकती, वो वेलफेयर प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की एक स्टेट ओन एंटिटी है, तो अगर पाकिस्तान उसे चाहता है कि हम इसके बिजनेस करें, तो उसको ले ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक मैसिव लेवल पे उसको जो इनएफिशिएंट वर्कफोर्स है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लॉज इस चीज की जो है, हमारे जो रूल्स बने हुए हैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करते।
क्योंकि हम कहते हैं हम वेलफेयर स्टेट है, तो हमने हर चीज का हर किसी को प्रोटेक्ट करना है। तो हम बिजनेस कर नहीं सकते, बिकॉज इन दिस वे वी विल रिमेन एंड वी हैड रिमेन्ड इनएफिशिएंट एंड अनएबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ मीनिंगफुल आउटकम। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम नेशनलाइज करते हैं भुट्टो के एरा में, तो आपकी जो स्टेट है उसका काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है कि स्टेट बिजनेस करने जा रही है। स्टील मिल संभालनी है स्टेट ने, रेलवे संभालनी है स्टेट ने, बैंक संभालनी है स्टेट ने, बड़े बड़े जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी स्टेट ने संभालनी है, कॉटन इंडस्ट्री को भी स्टेट ने संभालना है, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो भी स्टेट ने संभालनी है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। और जो पाकिस्तान का जो एक नेसेंट, जो एक आपका लेवल बनता था इससे पिछले डेकेड में, कि आप अब रेडी थे टेक ऑफ करने के लिए, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के लिए रेडी थी और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, लेकिन उसको हम नेशनलाइज करके उन चीजों को दोबारा बैक ट्रैक पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भुट्टो की सोशलिस्टिक पॉलिसीज का नतीजा था। अब इसी दौरान जो इंटरनेशनल जो आपके पास प्लेटफॉर्म चल रहा था, इंटरनेशनल जो आपके पास ओवरऑल जो कंडीशंस थी, उसके अंदर आपके पास जो चाइना है वो ओपन होता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन 1978। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास वियतनाम आप वॉर है वो ओवर हो जाती है। ठीक है, ईस्ट एशिया जो है वो स्टार्ट करता है ग्रो करना, जिसमें आपके पास वियतनाम की एग्जांपल देते हैं, थाईलैंड की एग्जांपल देते हैं। तो ये कंट्रीज जो हैं एट दिस टाइम दे स्टार्टेड टू टेक ऑफ। चाइना, व्हेन चाइना ओपनड अप, तो जो आपके पास आपके मुल्क के अंदर लोगों ने आके इन्वेस्ट करना था इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या डिफरेंट कंट्रीज ने आके इन्वेस्ट करना था, दे ऑल वेंट टू चाइना बिकॉज दे गोट देयर चीप लेबर, continuity ऑफ पॉलिसी, एंड दे गोट सम, दे नो दैट कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको अच्छा उस पर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक तो चाइना की आबादी बहुत बड़ी थी, और दूसरा चाइना जो था वो चीप और स्किल्ड लेबर एट दैट टाइम प्रोवाइड कर रहा था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन हम क्या कर रहे थे 1979 में? अब आप देखें जो अगला डेकेड आता है 1979 टू 1990s, तो इसमें जो है वो आप एलाइड जो वॉर्स हैं, जो एलियन वॉर्स हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। और आपके पास इस्लामाइजेशन स्टार्ट हो जाती है अंडर जिया। जिया क्या स्टार्ट हो जाती है? इस्लामाइजेशन। तो अगेन दिस जो डोमेस्टिक आपका इन्वायरमेंट होता है, इट रिमेन्ड अनफ्रूटफुल, नॉट सुटेबल फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई अब हम 1990 तक पहुंच गए हैं, तो हम किस तरह अपने फॉरेन एक्सपेंडिचर्स को मीट कर रहे थे? तो उसका आंसर सिर्फ रेमिटेंस, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस। दे रिमेन द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। और आज भी तकरीबन $30 बिलियन की आपके पास नियरली आपकी रेमिटेंस आती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर आप इसको कंपेयर कर लें अपने एक्सपोर्ट से, तो दिस रेमिटेंस इज स्टिल अबव योर एक्सपोर्ट, जो कि अभी मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा। 1990s में आ गए, फिर 1990s के बाद दोबारा आप जब 2000 में जाते हैं, तो आपके पास ये डेकेड अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन से कंपेयर करें, तो यहाँ पे दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एलिगेशंस लगती हैं करप्शंस की। ठीक है, मैस लेवल पे आपकी मिसमैनेजमेंट की, इनएफिशिएंसीज की। तो ओवरऑल इसमें भी आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले आ पाते। हालांकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, कुछ पी की गवर्नमेंट भी स्टार्ट करती है, लेकिन एक उसको एक मेच्योर लेवल पे जो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर लानी होती हैं, जिसमें आपका जो रोल ऑफ स्टेट है वो कम हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले इन्वेस्टर्स को आने के लिए, एक स्किल्ड लेबर मिले यहाँ पे एम्प्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो वो अवेलेबल नहीं थी। फिर उसके बाद फाइनली वी मूव टू 2000 टू 2008। इन दिस era we again got martial law, एंड इन मार्शल लॉ रिजाइम आपके पास जो था वो ग्रोथ बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये ग्रोथ जो है वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर लेड होती है, और इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आती है। आप स्पेंड कर रहे होते हैं हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और ओवरऑल जो आपको ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रही होती है, बिकॉज यू became the member of America in their war against terrorism। तो ये डेकेड आपके लिए दोबारा एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है वो डेकेड आ जाता है।
ठीक है, लेकिन अब उसके बाद अगर हम मूव करते हैं 2008 टू, अगर आप करंट एरा में अगर आप उसको देख लें, तो यहाँ पे आपके पास अभी क्या चल रहा है। अगर हम स्पेशली बात करें 2008 से 2015 तक, तो आपके पास ये टेररिज्म जो था, इट रिमेन टेररिज्म डिपेंडेंट, और इसके अंदर जो थे वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं। आपके पास इतनी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती, लोकल भी जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते कंट्री में, और सेम हम वही जो इनएफिशिएंट आपकी गवर्नेंस है वही लेके चल रहे होते हैं। अब उसके बाद आज के जो मसाइल हैं, आज के जो करंट लेवल के हैं, वो अभी हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब देखें इतनी जल्दी मैंने कितना कुछ लिख लिया, और आपसे छोटे से नोट्स नहीं बनते, तो आप कुछ सीखें कि नोट्स बना सकते हैं हम जल्दी। अब अगर हम बात करते हैं आज के लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, तो उसके लिए दोबारा स्लाइड्स पे आ जाए। यहाँ तक चीजें समझ आ गई, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है उसका ओवरव्यू। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आपके लिए वो फिर याद करना और उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। आपको बस यही पता होना चाहिए कि मेन ग्रोथ कहाँ पे आई और किस वजह से हुई, और उसके बाद जो आज हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमेशा से वही इकोनॉमिक इश्यूज रहे हैं, तो हम उनको स्टडी करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सबको? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सबको? ओके, सब क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इश्यूज पे। अब इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें जो आपके सामने टेबल नजर आ रहे हैं ये एक्सप्लेन करूं, कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, और वो उनका पता होना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी। एक जीडीपी टर्म एक्सप्लेन करनी है। दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपोर्ट क्या होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए चीजें समझ नहीं आती, इंपोर्ट क्या है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे ट्विन डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, और इसके अलावा ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी जो आपने समझनी हो, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। आज आपके सामने न्यूज़ थी कि हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इसके बाद इन्फ्लेशन क्या होती है। अब इन चीजों को मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जिस तरह टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा क्या है। ये बहुत इजी टर्म्स हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है, आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको मैं एक मैनिफेस्टेशन से एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रूम, ठीक है, नाउ यू विल मेजर इन मॉनिटरी वैल्यू, यानी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ रुपीज के, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन दिस रूम। अब यहाँ पे एक जो है वो, एक आप समझ लें, एक रेस्टोरेंट है, फूड चेन है, वो प्रोवाइड कर रही है कुछ बर्गर्स एंड फ्राइज, मेरे फेवरेट भी हैं, और स्टेक्स भी हैं, तो कोई मुझे खिलाना चाहेगा तो खिला सकता है, ठीक है। अब इसको आप मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू कि कितने की सेल हो रही है, हाउ मच, ठीक है। एक इस साइड पे आपके पास सर्विस है, आपके पास यहाँ पे कोई बैंक ओपन हुआ है, आप उसको काउंट करेंगे कि वो कितने की सर्विस दे रहा है। दूसरी साइड पे एक यहाँ पे स्कूल है, वो यहाँ से आपको टीचिंग मिल रही है, अब इसको भी मॉनिटरी वैल्यू में काउंट करेंगे कितने की मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा इस कमरे के अंदर किसी ने बाहर से पैसे भेज दिए हैं, ठीक है, रेमिटेंस भेज दी है, तो वो भी काउंट हो जाएगी इसी के अंदर आ गए। इसके अलावा
अगर बाहर से किसी ने लोन भेज दिया तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, उसने जाके जगह जगह स्पेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने जाके अपनी अलमारी बना ली, और उसके बाद उसने यहाँ पे जाके अपना एक टीवी जो है वो रूम बना लिया, एक इस साइड पे जाके उसने जो है वो अपना जिम बना लिया, ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को आप क्या करेंगे, यू विल मेजर, यू विल काउंट दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीस। कि भाई आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे से अगर आपने पढ़ना है, तो मैं कहूंगा ठीक है पहले फीस जमा करवाएं। तो इसी तरह अगर हर चीज को, सर्विस को, प्रोडक्शन को, कंजप्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस रूम के अंदर चल रही हैं, अगर आप इन सबको काउंट कर लेंगे, तो ये आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इस रूम का है। अगर समझें कि यही आपके पास कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर कितनी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है, कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी कितनी वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू। उसके बाद लोग कितनी सर्विसेज दे रहे हैं, कितनी सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल इन सबको काउंट करेंगे। तो ये सारी चीजों को काउंट करेंगे, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं इन अ कंट्री, तो अगर उसको सम अप कर देंगे तो वो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और पाकिस्तान की जीडीपी आजकल की, आज अभी इकोनॉमिक सर्वे आया हमारे पास, तो इसमें हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ तो मेंशन है, जीडीपी की वैल्यू नहीं है। आई थिंक इट इज अराउंड $300 बिलियन तकरीबन। आपके पास ग्रोथ रेट नहीं बताना, बिलियन डॉलर्स में बताना है कितनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो हैं वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब पाकिस्तान की जो, आई एम नॉट श्योर के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मुझे पता, इट इज ओवर $300 बिलियन, ठीक है, मैं आपकी आपको देख के बता दूंगा। इट इज ओवर $300 बिलियन, यानी हम इन सब चीजों को काउंट कर लें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई इस साल के अंदर पाकिस्तान में, उन सबको अगर आप काउंट कर लें तो वो सारी इकोनॉमिक आपकी जीडीपी बन जाती है। किसने मेंशन किया, इट इज अराउंड $374 बिलियन, तो यस यू कैन से दैट इट इज अराउंड 374, क्योंकि ये हमने चेंज की थी बेस वैल्यू। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ आ गई है सबको? इट इज वेरी इजी, सिंपल काउंट करने के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में कितनी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी है किसी भी कंट्री की, तो उसको आप कह देंगे इट इज सिंपल योर जीडीपी ग्रोथ। अब इसके बाद, सॉरी, इट इज योर जीडीपी नॉट ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब दूसरी चीज आप पूछेंगे कि जीडीपी जो हम देखते हैं, नजर भी आती है इंडिकेटर के फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, वो होती है जीडीपी ग्रोथ। अब किसी ने पूछना है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जी मैथ का आपका, कि आपकी जो है वो करंट जीडीपी कितनी है, ठीक है, माइनस आपकी लास्ट ईयर की जीडीपी कितनी थी, डिवाइड उसको कर दें लास्ट ईयर जीडीपी से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका परसेंटेज में बताता है कि भाई अगर आपके पास पिछले साल जीडीपी $350 बिलियन की थी, और अगर आप ये फॉर एग्जांपल कहते हैं 2023 में, और 2024 में आपकी जीडीपी जो है वो $374 बिलियन की हो गई है, तो इसमें कितना परसेंट ग्रोथ है, कितने परसेंट बढ़ी है, तो उसको कहेंगे जीडीपी ग्रोथ, और वो एक इंडिकेटर के फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा, और वो होता है आपका परसेंटेज में, ठीक है, समझ आ गया। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, कि पहले कितनी जीडीपी थी, अब कितनी जीडीपी है, और उसका परसेंटेज के अंदर कितनी ग्रोथ है। जिस तरह परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं, तो सिंपली इट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ योर जीडीपी एज कंपेयर टू योर प्रीवियस ईयर। अब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऐसी चीजें जो हम बाहर सेल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं कि आपने कितना जो है वो एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल वीट आप एक्सपोर्ट की, या मैंगोज एक्सपोर्ट कर रहे हैं करंटली, तो बाहर सेल कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। बाहर से कोई चीज परचेज कर रहे हैं ओवरऑल एक कंट्री, तो उसको इम्पोर्ट कहेंगे। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, अब पहले सबसे पहले हम ट्रेड बात कर लें, हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करती है, ट्रेड करती है, चीजें लेती है बेचती है। जैसे हम जो है ऑयल एंड गैस सारा अपना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही कंज्यूम कर, सॉरी, खुद कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते ऑयल एंड गैस, तो हम बाहर से क्या करते हैं, उसको इम्पोर्ट करते हैं ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकें, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मैनी इम्पोर्ट्स दैट वी आर डूइंग।
अब ट्रेड डेफिसिट क्या है कि अगर आप एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में से माइनस कर दें। अगर मैं आपको इस साल के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एग्जांपल दूं, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है 25 25.7 है, 25.7, जो हमने लास्ट ईयर बिलियन डॉलर की चीजें बेची थी, माइनस हमने जो इंपोर्ट की थी वो है तकरीबन 43.4 बिलियन डॉलर्स की, -43.4 बिलियन डॉलर्स। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव के अंदर आएगा। सो दिस नेगेटिव रिप्रेजेंट डेफिसिट, कि भाई हम खसरे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं खसारा। हम खसारे में जा रहे हैं, इसका मतलब है हम जो ट्रेड कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज, तो हम डेफिसिट में जा रहे हैं। तो इतना नेगेटिव जो ट्रेड डेफिसिट है आपका, वो आप उसको पूरा करेंगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा 17.7 बिलियन डॉलर, -17.7 बिलियन डॉलर। तो ये आपका ट्रेड डेफिसिट है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट आपके पास कल बजट पेश होगा तो उसके अंदर आपको नजर आएगा। अब गवर्नमेंट करती है एक्सपेंडिचर, ये होता है गवर्नमेंट का। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट का। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे घर अपना मैनेज करता हूँ, जस्ट अ केस। अब मैं बताऊंगा कि जी मेरी अर्निंग है, अब मैं आपको अपनी सैलरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको हाइपोथेटिकल से सैलरी बताता हूँ कि लेट से मेरी सैलरी है 20 lakhs, जो कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है? अर्निंग है। अब अगर मेरा इसको मैं माइनस कर दूंगा मेरे एक्सपेंडिचर से, ठीक है। अब मेरा लेट से एक्सपेंडिचर है 35 lakhs, जो कि बिल्कुल मेरा नहीं है। तो अब आपके पास आंसर किस में आएगा? लेट से अभी मेरे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो -15 lakhs में आ रहा है। अब इसको कहेंगे कि आपका जो फिजिकल, यानी मेरा जो फिजिकल लेवल पे, फिजिकल कहते हैं मॉनिटरी वैल्यू को, यानी हम कितना अपना जो लेन देन है वो करते हैं। तो मैं फिजिकल डेफिसिट में जा रहा हूँ भाई, मैं तो 15 लाख जो है वो डेफिसिट में जा रहा हूँ, यानी मुझे अब किसी ना किसी तरह लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी को कहूंगा यार अल्लाह के बंदे मुझे उधार दे दो, कहेगा 15 लाख में तो मैं क्यों उधार दूं। मैं कहूंगा बस मैंने जो है ना वो अपनी एक नई गाड़ी लेनी है। जस्ट अ केस, जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर हम इसको कंट्री के लेवल पे बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान कहता है कि जी मैंने जो है वो अपनी अर्निंग की है, हमने अर्निंग की है तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपीस की, ठीक है। अब पाकिस्तान डिफरेंट वेज से अर्निंग करता है। पाकिस्तान अर्निंग कैसे करेगा? पाकिस्तान कहेगा कि मैंने टैक्स लगाए हैं, डायरेक्ट भी आ जाएगा और इनडायरेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट भी आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ अर्निंग हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने कोई थोड़ा बहुत बाइक से लोन ले लिया हो, या हमने कोई एक्सपोर्ट करके कुछ अर्निंग कर ली हो, अर्निंग कर ली हो अपने स्टेट और एंटिटी से, या देयर आर डिफरेंट मींस, या हमने कोई बॉन्ड्स अपने सेल किए हो बाहर जाके, ठीक है। डिफरेंट तरीके से हमने कमाया है, वो अभी आपको बजट जब आएगा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हम बताएंगे कि ये हमारी अर्निंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना एक्सपेंडिचर, हम कितना ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं 16 ट्रिलियन रुपीज जो है वो खर्च करूंगा, तो हमारी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अब एक्सपेंडिचर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड में कर सकते हैं, प्रोविंस को दे देंगे उनका शेयर, बिकॉज ऑफ एनएफसी अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के बाद उनका जो कोटा है, डिफेंस पे लगा देंगे, ठीक है। हम बाहर से लोन रीपे भी तो करना है, उस उसके लिए कुछ मुख्तिस कर देंगे, ठीक है। कुछ हमने इंपोर्ट भी कवर करनी है, उसके लिए मुख्तिस कर देंगे, बाकी सारी चीजें ऐड आउट कर दें, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका जो है वो एक्सपेंडिचर है। अब हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपका 14 - 16 जो है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है। जस्ट एग्जाम्पल, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ये। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसको आप कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। अब अभी कई टाइम ये भी आ सकता है कि हमने जो है वो एक्सपेंडिचर अपना काबू में किया, और हमने कहा कि हम सिर्फ 12 ट्रिलियन रुपीज जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हम जो है वो 2 ट्रिलियन जो है वो सरप्लस में चले गए। तो इसको कहेंगे फिस्कल सरप्लस, ठीक है। लेकिन अभी हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं। तो मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ट्विन डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट भी अगर हम हैं और हम फिस्कल डेफिसिट में भी जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्विन डेफिसिट।
जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट होता है कि कितना सूद हम लेते हैं, जो कि एक सीधी बात है। यानी फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ, कोई मेरे से बंदा आके कहता है यार मुझे जरा 1,000 रुपये लोन देना, मैं कहता हूँ ठीक है आप लोन ले लें, लेकिन मैं इस पे 10% या 12% इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो मैथ के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें, 1,000 पे 12% इंटरेस्ट रेट आता है तकरीबन 1,200 रुपये। तो मैं कहूंगा आप 1 लाख तो मुझे वापस करेंगे करेंगे, आप 1,200 और रुपये मुझे वापस करेंगे। ठीक है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको इसको फिक्स करता है, और इसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और अभी हमारा कम हुआ है, तकरीबन 22% पे आ गया इंटरेस्ट रेट, कि कितने परसेंट में आपसे जो है वो चार्ज करेगा स्टेट बैंक अगर आप लोन लेते हैं या आप डिपॉजिट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट रेट आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको चेक करता है, इसको फिक्स करता है। तकरीबन अब हाँ 22% था, अब कम हो गया 1.5%, 20.5% आ गया, जो कल मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ने कम किया। अब इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली लिंक विद द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपके पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दो किस्म की होती है। ठीक है। कौन सी दो किस्में आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी में? एक आप जाते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और एक आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब डेफिनेटली ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्सपेंशन में क्या करते हैं, आप बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, आप स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, भाई रुक जाओ हौसला कर लो, क्यों? आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करेंगे, इसका इंटरेस्ट रेट से लिंक होता है। अब आप चाहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भरे, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके मुल्क में भरे, तो आप टारगेट करते हैं फॉर्मल सेक्टर के लिए सारी चीजें चल रही हैं, इनफॉर्मल पे इसका कोई असर नहीं है। अब इनफॉर्मली फॉर एग्जांपल कोई मेरे से दोस्त लेने आएगा तो लोन मुझसे लेगा, ना ही मैं किसी बैंक में रजिस्टर हूँ, ना ही मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिक्लेयर है, तो जो गवर्नमेंट के जो भी इम्पैक्ट आएंगे वो मेरे पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि मैं उस नेट के अंदर ही नहीं आ रहा। ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आप मछली को पकड़ने जा रहे हैं और जाल बिछा रहे हैं, और मछली साइड से बाइट से निकल जाए तो वो जाल के अंदर ही नहीं आएगी। तो सेम इज द केस विद योर मॉनेटरी पॉलिसी, इट ओनली अप्लाइज टू योर फॉर्मल चैनल। ठीक है, फॉर्मल जो आपका सेक्टर है उस पर अप्लाई होती है। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए आप करते हैं इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है उससे क्या होता है, उससे जो आपके पास जो मनी है वो दोबारा रिटर्न्स टू द मार्केट। आओ, मनी रिटर्न्स टू द मार्केट का मतलब ये है कि भाई जो बिजनेसमैन है वो कहेगा कि मैं बैंक के अंदर क्यों रखूं, वहां पे तो इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, मैं बाहर जाके इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ज्यादा उसके ऊपर फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 10% से कम हो जाए, जस्ट अ केस, तो कोई बिजनेसमैन जो है वो जाके बैंक के अंदर नहीं रखेगा, बल्कि वो इन्वेस्ट करेगा किसी भी सेक्टर में, और वो कहेगा कि मुझे जो है वो क्या मिलेगा, ज्यादा उससे प्रॉफिट मिलेगा। और इन इससे ही बेसिकली वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, इस तरह की चीजों में कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मनी है वो रिटर्न कर जाती है मार्केट के अंदर। अब जब मनी रिटर्न करती है मार्केट के अंदर, तो आपके पास जो डिमांड सप्लाई गैप भी आप देखें, डिमांड सप्लाई गैप, आपके पास गुड्स हैं, ठीक है, आप समझें आपके पास कोई मैंगोज हैं भी मार्केट के अंदर। अब सप्लाई, अब डिमांड सप्लाई आप मैंगोज की एक लिमिटेड दे रहे हैं, लेट्स से 100 मैंगो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब मनी आपकी मार्केट के अंदर ज्यादा आ गई है, तो डिमांड बढ़ गई है, मनी एक कुछ लोगों के पास जाएगी, सर्कुलेट करेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और वो ज्यादा डिमांड करेंगे सर्विसेज की, वो कहेगा मुझे भी मैंगो चाहिए, दूसरा कहेगा मैंने भी 3 किलो लेना है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और सप्लाई क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पैदा तो उतनी कर रहे हैं लेकिन पैसा अब ज्यादा आ गया मार्केट के अंदर। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो रिमेंबर कि व्हेन यू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। और इसको वाइस वर्सा कर देंगे तो आपका जो
देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट आप ज्यादा करेंगे, लोग पैसा मार्केट से निकाल के बैंक में रखेंगे, जो कर्जा लेने जाएगा वो भी ज्यादा, उससे महंगा कर्जा मिलेगा तो वो भी नहीं लेगा, तो पैसा ज्यादातर बैंक में रहेगा। जब पैसा मार्केट से निकलेगा तो आपके पास गुड्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, चीजें पड़ी रहेंगी, लोग खरीदने वाले नहीं होंगे। जब खरीदने वाले नहीं होंगे तो इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बहुत ज्यादा लोग थोड़ी सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे सीएसएस की एग्जांपल कर लें कि सिर्फ आपके पास 100 सीट्स हैं पंजाब में और 500 बच्चे सौ की है लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 की रहे, तो उसकी जो है डिमांड सिर्फ 20 की है, तो उधर इन्फ्लेशन नहीं है। इसी तरह मार्केट में बात कर लें, अगर आपके पास गुड्स ज्यादा अवेलेबल हैं और मार्केट में मनी कम है, उसकी डिमांड कम है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जैसे अब गंदम बहुत ज्यादा आ गया तो गंदम सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। लेकिन अगर गंदम कम हो जाए तो आपके पास उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई उसकी कम हो गई है, तो इन्फ्लेशन उसको कहेंगे ज्यादा हो गई है। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक। जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपकी। अब इन्फ्लेशन भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होती है कि आपकी टैक्स कलेक्शन कितनी है और आपकी जो जीडीपी की वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं $10 बिलियन का, आपकी जीडीपी है $374 बिलियन की। आप इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो आ जाएगी। जीडीपी पर कैपिटा क्या है? आपकी टोटल जीडीपी को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगी। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑन इकोनॉमी। अब यहाँ तक सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इनकी बेसिस। अब हम चलते हैं आगे मेन टॉपिक की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। अब इकोनॉमिक इश्यूज को समझने से पहले हमें कुछ इकोनॉमिक आउटलुक देखना पड़ेगा। ये अभी लेक्चर लेने से पहले ही मैं मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे मुझे मिला, तो वो मैं रीड कर रहा था एंड आई कॉपीड सम फैक्ट्स फॉर यू विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को देख के, तो आपके पास कुछ चीजें हैं जो हमने समझनी है। पहली चीज है ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ की आपके पास फैक्ट्स हैं जो आपने याद करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे को लाजमी पढ़िएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इट गिव्स यू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, not in economy but in other sectors as well. So for Pakistan affairs point of view,
if you want to understand domestic issues, you have to go through इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं सबको रिकमेंड करूंगा, मैं शेयर भी कर दूंगा आप सबके साथ। अब जीडीपी ग्रोथ रेट हमने जो है वो हमारी 2.38% रही। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट इतनी थी कि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर में कितना पोटेंशियल था, आप कितना है, ठीक है, उसको परसेंटेज निकाल ले तो 6.25। इंडस्ट्रीज कितनी है, सर्विसेज कितनी है। हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी जीडीपी पर कैपिटा इनकम को ही जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं, वो $1680 है। इन्वेस्टमेंट, यानी हम कितने परसेंट इन्वेस्ट करते हैं अपनी जीडीपी का। अगर $374 बिलियन हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मार्केट के अंदर गर्दिश करता है आपका $374 बिलियन लास्ट ईयर, तो आपने कितने परसेंट उसको इन्वेस्ट किया चीजों में। सो इट इज ओनली 13%। बट जो ग्लोबल एवरेज है, इट शुड बी अबव 15% इफ यू नीड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारी बहुत कम है। सेविंग रेट हमारा कितने परसेंट हमने सेव किया, फॉर एग्जांपल अगर मेरी सेविंग है, मैं हर साल कितना सेव कर रहा हूँ, इस तरह कमुलेटिव पूरी अगर हम लोगों को मिला के सेविंग देखें, डिफरेंट पैरामीटर से आप मेजर करते हैं, तो ये आपकी इतनी है। फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ आप देखेंगे तो आपके पास ओवरऑल डिक्रीज हुई है, कि आपकी जो इसकी जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर है वो भरी नहीं है। इसका मतलब है आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज कर रही है। डाउनवर्ड एरो का मतलब है देयर इज अ डिक्रीज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। अपवर्ड एरो का मतलब है दैट इज एन इंक्रीज। टेक्सटाइल ग्रोथ भी आपकी डाउनवर्ड गई है, ठीक है। फर्टिलाइजर में आप इंक्रीज किए हैं और आपने फार्मास्यूटिकल में इंक्रीज किए हैं, विच इज अ गुड स्टेप एज वेल। आप फार्मास्यूटिकल में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं मार्केट में, और इंडिया को बेसिकली आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में बात करें तो टैक्स रेवेन्यू आपने इस साल 7.26 ट्रिलियन रुपीज इकट्ठे किए हैं, जो कि 29% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, जिसमें बॉन्ड से आ जाएगा या गवर्नमेंट की अर्निंग आ जाती है थ्रू डिफरेंट स्टेट ओन इंस्टीट्यूट्स या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, ठीक है, प्रॉपर्टी के लेन देन से, इस तरह की जो चीजों से हमने जो इकट्ठे किए हैं वो हैं हमारे तकरीबन 2.52 ट्रिलियन रुपीस। अब इसके अलावा इसमें हम अपने रिसोर्सेज को सेल करके भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपने कितनी जमीन बेच दी या इस तरह जो चीजें कर दी, लीज पे दे दी, तो ये सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाती हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो इस साल रहा है वो तकरीबन 12.33 ट्रिलियन था। डेवलपमेंट पे हमने 1.16 खर्च किया खाली, बहुत कम है ये। अगर आप इसको कंपैरिजन कर लें तो खाली 2 ट्रिलियन रुपीस तो आपका सर्कुलर डेट है। तो आप क्या डेवलपमेंट कर लेंगे, तो आपके जो सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो वहीं पे स्टैग्नेट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हैं। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, कितने परसेंट हम डेफिसिट में गए हैं, वो आपका 3.7% है। और प्राइमरी सरप्लस को छोड़ दें, इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक टर्म, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, ऑल्सो आई नो दिस बट आई वोंट एक्सप्लेन दिस। अच्छा, इसके बाद आप देखें ट्रेड एंड पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपको नहीं बताया था। अब जो जिसमें जी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा था। अब आप देखेंगे, आपको मैंने ट्रेड डेफिसिट बताया,
अब आपकी ओवरऑल अर्निंग कितनी है, ठीक है, ओवरऑल अर्निंग देखें आप, तो आप इसके अंदर आप वो डाल लेंगे, आप इसके अंदर बेसिकली डाल लें कि आपके पास रेमिटेंस भी तो आती है ना, ठीक है, आप रेमिटेंस ऐड करते रहें, आप इसके अंदर अपना एक्सपोर्ट ऐड कर दें, मोस्टली इन्हीं वे से अर्न कर रहे हैं आप, ठीक है, या सर्विसेज की जो आपने एक्सपोर्ट की और जो इसमें बॉन्ड्स वगैरह दिए, तो इससे जो आपकी ओवरऑल अर्निंग है, सो इट इज योर ओवरऑल अर्निंग माइनस योर ओवरऑल स्पेंडिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, लेकिन आपके पास जो करंट अकाउंट है उसमें ओवरऑल चीजें आ जाएंगी, कितने आपने दी कितनी आपने ली। एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप सबके लिए? उसके बाद आगे रेमिटेंस हमारे पास इतनी है, ये कुछ स्टैट्स हैं जो आप बाद में देख लीजिएगा, जो समझाने वाली चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। अब इसमें कुछ देख लें कि कितना टैक्स कलेक्शन इंक्रीज किया है एफपीआर ने। तो आपके पास जो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें इंक्रीज हुआ है। आपके पास जो डायरेक्ट टैक्सेशन से आपने इस दफा 46% डायरेक्ट टैक्सेशन से अर्न की है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर एग्जांपल आपका जो इजी लोड आप करते हैं उससे कितने परसेंट उस पर कट जाता है, डिडक्शन होती है, सो दैट कम्स इनटू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप सेल टैक्स दे रहे हैं, आप विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक अमाउंट से ज्यादा है तो वो सारी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आती है। एक इकोनॉमिक आउटलुक है। अब इसके बाद देखते हैं आपके इश्यूज स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टर सीइंग ऑल दिस हम इश्यूज के ऊपर जाते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं और कुछ स्टैट्स आप लोगों के लिए, इसको देख लीजिएगा, कंपैरिजन के लिए आपको दिए हुए हैं, आपके लिए काम आएंगे बाकी। अब पाकिस्तान, अगर हम रीजनली बात करें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो अगर 2022 की बात कर लेते हैं तो इंडिया की जीडीपी तकरीबन $2200 थी, ठीक है। बांग्लादेश की, साउथ एशिया का मीन था 2200 बिलियन, $2200 पर कैपिटा। बांग्लादेश का था 2700, इंडिया का था आपका 2300, लेकिन हमारा कितना था 1600 इन 2022। और अब कितना हो गया हमारा जीडीपी पर कैपिटा, अब 100 180 हुआ है, लेकिन अभी भी हम जो है वो इंडिया और बांग्लादेश से काफी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो में जो बाकी तीन कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश है, जिसके अंदर इंडिया है, जिसके अंदर जो है वो थाईलैंड भी आता है, वियतनाम भी आता है, ईस्ट इंडियन जो ईस्ट एशियन कंट्रीज डाल लें, तो उनका सारा जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो हमसे ज्यादा है, और हम सिर्फ इधर 15% पे
लाइक कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो? हम ये क्यों मेजर करते हैं और क्यों इसको कंपैरिजन के तौर पे यूज करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है जिसको ये इस चीज का पता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो है वो ग्रोथ, हम कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेंगे? आप कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा तो लगाएंगे ना, जब बढ़ेगी चीज। इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस होंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो हम ग्रोथ कैसे लेके आते हैं? अब इसके थ्री वेज हैं। या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर ले, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो ब्रिज बनाती रहे, रोड्स बनाती रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती रहे, ठीक है, स्कूल बनाती रहे, गवर्नमेंट नौकरियां बांटती रहे जाके लोगों को, जो कि पेशा है गवर्नमेंट का, बहुत शौक से करती है और लोग बहुत शौक से लेना वसूल करते हैं। लेकिन इससे आपकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल एक लिमिटेड लेवल पे आएगी, ठीक है। और ये आपके लिए एक स्ट्रेन है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव वर्क आप ऐड करते जा रहे हैं। दूसरा आपका तरीका ये है कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, यानी बाहर से लोग आके आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपने सीपैक बनाया, सीपैक में चाइना आया और उसने लोन दिया आपको या इन्वेस्टमेंट की, और उसने पावर प्लांट बनाए, उसने रोड्स बनाई, उसने जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इसके अलावा उसने जो है वो आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आपकी जो एक ग्रोथ थी उसका वो कैटलिस्ट साबित हुआ। ठीक है, दूसरी आपका तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि भाई खुद आप अपने लोग अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं या आप लोगों को जानते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान में, अदर देन रियल स्टेट? डू वी हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल। क्या होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में? आप जाते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, उसको रख देते हैं, 10 साल बाद प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई, आपने उससे पैसे निकाले और किसी और जगह पे प्लॉट में ही मोस्टली इन्वेस्ट कर दिए। तो इसका मतलब है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे कोई मार्केट के अंदर चेंज तो नहीं आया। आपने एक ही पीस ऑफ बैरन लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी जो कि उधर ही पड़ा हुआ था, ना उसने कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस की, क्योंकि ना आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन तो की नहीं। अगर आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन आपने नहीं यूज की, आपने प्रोडक्ट यूज नहीं की, आप सीमेंट यूज नहीं किया, ठीक है, आपने अलाइड सर्विसेज नहीं यूज की, तो बाकी जो अलाइड सेक्टर हैं जो एक आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आने थे वो नहीं यूज हुए, वो उधर ही पड़ा रहा। अब देखें, आपने प्लॉट लिया, आपकी तरह के हजार लोग हो रहे हैं जिन्होंने प्लॉट लिया। अब उनकी कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ का तो प्लॉट हो। अब हजार लोग थे तो तकरीबन कितना बन गया? 10 बिलियन, 10 अरब रुपए। अब 10 अरब रुपए डंप कर दिए गए हैं सिंपल पीस ऑफ लैंड में, जहां से कोई आउटपुट ग्रोथ मतवक्के नहीं है। तो यू सी के नो, देयर इज नथिंग आउटकम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। ये है हमारी मेन इन्वेस्टमेंट हमारे आजकल के लोगों की, पहले वाले लोगों की भी यही थी। तो अगर आप बात करते हैं जो रियल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, कि भाई आपने कोई स्टॉक मार्केट में डाल दिया पैसा, स्टॉक परचेज कर लिए, आपने कोई बॉन्ड्स परचेज कर लिए, या आपने कोई मिल के किसी का बिजनेस शुरू कर दिया, या आपने कोई फूड चेन ओपन कर ली, ब्रांड ओपन कर लिया, आपने कोई सर्विसेज हायर कर ली, सर्विसेज इंडस्ट्री बना ली, या आपने जो छोटे छोटे मिलके इश्तराकत करके किसी को कर्जा दे दिया, उसने जाके एग्रीकल्चर लोन ले लिया और उसने एग्रीकल्चर मशीन्स ले ली, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ गई, उसकी यील्ड इंक्रीज हो गई, उसके बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल गई। सो दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। एंड सैडली इन पाकिस्तान इट इज ओनली 15%। इन द डेवलप्ड कंट्रीज इट इज ओवर 45%। लाइक दे आर वेल अवेयर कि वी हैव टू इन्वेस्ट। यानी मैं मोस्टली कहता हूँ दूसरों को भी, अपने एक सिंपल सी मजाकिया बात कहता हूँ कि इतने पैसे जो हैं वो मैं बना लूं और इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं कि मैं सो रहा हूँ और पैसे भर रहे हूँ, चाहे 1 रुपया भर रहा हो। सो दिस इज कॉल्ड द रियल इन्वेस्टमेंट। हम प्लॉट्स में तो कर देते हैं बट इन द रियल सेंस वी आर नॉट डूइंग इट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। और तीसरी तरीके से जो ग्रोथ आती है वो आपकी आती है इन्वेस्टमेंट से। तो इन पाकिस्तान सैडली
सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ही ग्रोथ आ रही है, इसके अलावा एफडीआई भी नहीं आ रहे और इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क के अंदर नहीं आ रही, और इससे ना ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है और ना ही आपकी जो ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं सबको? मेरे ख्याल में आज के लिए ये लेक्चर काफी है। इसको डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज के लेक्चर को। आज का लेक्चर था बिल्कुल बेसिक्स पे, कल का लेक्चर हम इश्यूज को करेंगे, और उसके लिए आई सजेस्ट यू ऑल के एक दफा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ के आइएगा कल के दिन, ताकि आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। अब इन चीजों में अभी तक मैंने करवाई हैं, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। और रिलेटेड टू टेस्ट, कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, टेस्ट आपके साथ शेयर हो जाएगा। और आपने वो सैटरडे तक करना होगा या आप संडे तक भी करने, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट बिफोर ईद। ठीक है, और उसको आप गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दीजिएगा, और मैं इस दफा कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बिकॉज आई नो कि इस दफा जो अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट वो बहुत ही कम लोग होंगे, और मैं टेस्ट और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, उसको देखूंगा। तो आप खुद ही देख लें कि we had initially good number of students and now the serious students are actually decreasing, and the thing is because they are now having interest in other things, और वो कंसिस्टेंसी छोड़ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, कहते हैं सर आज तबीयत खराब हो गई थी, आज टेस्ट नहीं मैं दे सका, सर आज गेस्ट आ गए थे। तो इस तरह फिर सीएसएस नहीं होगा। इस तरह तो फिर आप जो है वो कोई काम करें या अपने हाथ पीले करें, लड़के हैं या लड़की हैं, इस तरह की चीजें करें। अच्छा जी, सिलेबस मैंने टेस्ट का आप सबको बता दिया है। अगर आप ग्रुप में देख लें अपने, तो मैंने शेयर कर दिया था। गर्ल्स वाले ग्रुप में तो कर दिया था, बॉयज में भी कर दिया था, लेकिन अगर नहीं किया तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी के क्वेश्चन है तो कर लें।